जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज का यह जीएस का वीडियो जो बिहार डीएलएड और बिहार बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए समय को नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। यदि आप पूछे महात्मा बुद्ध के बारे में कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएगा? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास कंपनी का वास्तविक स्वामित्व होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास कंपनी का वास्तविक स्वामित्व होता है। ऑप्शन ए है डिवेंचर धारकों के पास, ऑप्शन बी है सरकार के पास, ऑप्शन सी है इक्विटी शेयर धारकों के पास और ऑप्शन डी है कंपनी निवेशकों के पास। तो जो कंपनी का जो वास्तविक स्वामित्व होता है वह होता है इक्विटी शेयर धारकों के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इक्विटी शेयर धारकों के पास होता है कंपनी का वास्तविक स्वामित्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी। पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी। ऑप्शन ए में है गुप्त काल, बी में है कुषाण काल, सी में है मौर्य काल और डी में है मुगल काल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे पंचतंत्र की रचनाकार कौन है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट कर नहीं है, इनडायरेक्ट कर है। ऑप्शन ए में है आयकर, ऑप्शन बी में उपहार कर, ऑप्शन सी में है सीमा शुल्क और ऑप्शन डी में है संपत्ति कर। आयकर जो या डायरेक्ट टैक्स है, मतलब प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर भी प्रत्यक्ष कर है और संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सीमा शुल्क जो है यह अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि प्रत्यक्ष कर नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जापान की कला इकेबना संबंधित है। जापान की एक कला है जिसका नाम है इकेबना। इकेबना वह किस चीज़ से संबंधित है? वह है फूलों की चित्रकारी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, पुष्प सज्जा से। जापान की जो कला है वह एक फूलों की सजावटी है, इकेबना, यानी कि पुष्प सज्जाओं से संबंधित है वो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की सरकार की घोषणा की थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की सरकार, स्वाधीन मतलब अपने अधीन, स्वयं के अधीन भारत जो सरकार है जो स्वयं के बल पे, की घोषणा कब की? 26 जनवरी 1942 को, 21 अक्टूबर 1943 को, 15 अगस्त 1942 को, 5 मार्च 1944 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वाधीन भारत की सरकार की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे?
यदि क्वेश्चन यह पूछे कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर ने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 2 को नारा दिया था जो बेहद ही प्रसिद्ध है, तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है, तो सुभाष चंद्र बोस का। और एक है कि दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। एक और नारा दिया था जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का ही नारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत माता मंदिर कहाँ है, भारत माता मंदिर कहाँ है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो भारत माता मंदिर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर वाराणसी। भारत माता मंदिर कहाँ है, तो वाराणसी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संगम युग में वरियम, संगम युग में वरियम शब्द किसका सूचक था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संगम जो युग था उसमें वरियम जो शब्द था वह किससे संबंधित था, वह किसका सूचक होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व प्रदान करने वाली क्षेत्रीय इकाई की, जो राजस्व प्रदान करती थी क्षेत्रीय इकाई उसी के लिए वरियम शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है। बोल रहा है कि 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान कौन था। ऑप्शन ए में भद्रबाहु, ऑप्शन बी में अस्तुलभद्र, ऑप्शन सी अमोदवर्ष, ऑप्शन डी है हेमचंद्र। जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। 12वीं शताब्दी के महान जैन विद्वान के रूप में हेमचंद्र को माना जाता है। 12वीं शताब्दी के महानतम जैन विद्वान में किसको माना जाता है, तो हेमचंद्र को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एका आंदोलन के किसानों की मुख्य शिकायत क्या थी। जो एका आंदोलन में जो किसान जो आंदोलन कर रहे थे, एका आंदोलन, उसमें किसानों की जो मुख्य शिकायत क्या थी। लगान में वृद्धि और उपज के रूप में उसके वसूलों की प्रथा। ऑप्शन बी में है जमींदारों द्वारा उत्पीड़न, ऑप्शन सी में है अंग्रेज अधिकारियों के लगान वसूल करने का तरीका, और ऑप्शन डी में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट कीजिए कि एका आंदोलन में जो किसान जो आंदोलन कर रहे थे उसका मुख्य शिकायत क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगान में वृद्धि और उपज के रूप में उसके वसूलने की प्रथा। लगान में जो वृद्धि किया था और उपज के रूप में जो है उसके वसूलते थे, इसी को लेकर के ने एका आंदोलन किया था किसानों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। बोल रहा है कि किस वायसराय के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस वायसराय के समय में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाया गया। उसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय में ही। और क्वेश्चन यह भी पूछता है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी। तो 1911 ईस्वी में घोषणा हुआ और 1912 ईस्वी में लागू हुआ। यदि घोषणा पूछे तो 1911, यदि लागू पूछे लागू कब हुआ
भारत की राजधानी दिल्ली तो 1912 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस से पृथक समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस से पृथक होकर, कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी है आचार्य जेवी कृपलानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसको बोलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आती है? निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, मिश्रित क्षेत्र में, और इनमें से कोई नहीं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वह निजी क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र हो गया जिसपे सारा जो है स्थायित्व जो है सरकार का होता है, वह सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। मिश्रित हो गया जैसे बिजली सब, सरकार भी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी, वो हो गया मिश्रित क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका कि कुछ जो भाग यूरोप महादेश में पड़ता है और कुछ भाग जो है वह एशिया महादेश में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की ही एक ऐसा देश है जिसका कुछ भाग जो है यूरोप महादेश में पड़ता है और कुछ भाग जो है वह एशिया महादेश में पड़ता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। तुर्की देश को यूरोप महादेश का मरीज के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। जैसे कि आप भोजन करते हैं, यदि उसमें आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे कौन सा रोग होगा? ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है रिकेटस, और ऑप्शन डी है ग्वेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वेटर। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग जिसको कहते हैं, ग्वेटर घेंघा रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। यदि क्वेश्चन यह भी पूछ दे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है। बोल रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है, जो हेल्दी पुरुष है, हेल्दी मैन है, उसका जो है रक्त कितना होता है, या मतलब रक्त का जो है ना कैसा होता है, वो अम्लीय या क्षारीय या उदासीन। जो स्वस्थ आदमी होते हैं उसका जो है रक्त जो है वह क्षारीय होता है। रक्त का जो है पीएच मान होता है 7.4। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम हो वह विलयन अम्लीय विलयन होगा। ठीक, जिस विलयन का पीएच मान 7 के बराबर हो वह विलयन उदासीन होगा। जैसे उदासीन का जो उदाहरण है वर्षा जल, वर्षा जल जो है वह उदासीन होता है, उसका पीएच मान वर्षा जल का हमेशा 7 होता है। यदि क्वेश्चन यह पूछे जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो वह विलयन क्या कहलाएगा, तो वह होगा क्षारीय विलयन। 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 के बराबर होगा तो वह क्या होगा, न्यूट्रल उदासीन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों को लड़ने को प्रेरित किया? क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा सिख गुरु है या सिख गुरु था जिन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों को लड़ने को प्रेरित किया, सिखों को लड़ने के लिए प्रेरित किया? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने सिखों को लड़ाकू जाति बताया और उसमें परिवर्तित किया और सिखों को जो है लड़ने के लिए भी वह प्रेरित किया। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि अमृतसर की किलाबंदी किस सिख गुरु ने करवाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद सिंह ने। हरगोविंद सिंह ही ने अमृतसर का किलाबंदी करवाया था। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना। तीस्ता जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? क्वेश्चन क्या कहा, तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है वह भारत के किस राज्य का जो है बहुउद्देशीय परियोजना है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है सिक्किम, ऑप्शन सी में है मणिपुर और ऑप्शन डी में है मिजोरम। यह जो है तीस्ता जल विद्युत परियोजना यह सिक्किम राज्य की है, बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन यदि यह पूछ दे कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पे। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और पूछने का प्रबल संभावना भी है कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। और एक दो परियोजना देख लीजिए। यदि क्वेश्चन यह पूछे चंबल परियोजना किस नदी पे है, हो जाएगा चंबल नदी पे। चंबल परियोजना चंबल नदी पे ही। क्वेश्चन यह है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पे। नागा अर्जुन सागर परियोजना वह कृष्णा नदी पे है। यदि क्वेश्चन यह है कि काकरा पारा परियोजना, काकरा पारा परियोजना किस नदी पे है, तो वह ताप्ती नदी पे है। काकरा पारा परियोजना वह ताप्ती नदी पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, मृगनयनी। मृगनयनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी में है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। तो मृगनयनी के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृगनयनी के लेखक कौन है, तो वृंदालाल वर्मा। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है, दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र। यदि क्वेश्चन यह है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। यदि क्वेश्चन यह है कि गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो है गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि बहुत सारी रचनाएं की गई है, उसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान दे सकता है? क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य जो है अपने रक्त का जो है वह कितना प्रतिशत किसी दूसरे व्यक्ति को या कहीं भी ब्लड डोनेशन कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10%। मनुष्य के पास जितने ब्लड होते हैं उसके 10% जो है वह जो है किसी को भी रक्तदान कर सकता है। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के कुल वजन या कुल भार का
कितना प्रतिशत ब्लड होता है? तो 7%। कितना होता है? तो 7%। शरीर को जो मात्रा होती है, रुधिर की जो मात्रा होती है शरीर के भार का जो है वह 7% होता है मात्र। यदि किसी आदमी का जो है 70 kg का शरीर है तो उसका 7% ही ब्लड होगा, मतलब 7 × 49 4.9 यानी कि लगभग 5 लीटर के आसपास उसके शरीर में ब्लड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए, क्वेश्चन अगला है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी है पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी है पॉलीइथिलीन और ऑप्शन डी है पॉलीकार्बोनेट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए बहुलक जो प्रयोग होता है वो होता है पॉलीकार्बोनेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? बोल रहा है कि ग्रेगर मेंडल जो है वह किस चीज़ का प्रतिपादन किया जिसके लिए वह प्रसिद्ध हो गया? ऑप्शन ए है कोशिका का सिद्धांत, ऑप्शन बी है उत्परिवर्तन सिद्धांत, ऑप्शन सी है आनुवांशिकता के नियम और ऑप्शन डी है उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता के नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन यह पूछे कि मेंडल साहब ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो वह था मटर के पौधे। कौन सा पौधा? तो मटर का पौधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है इथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी है SO2 सल्फर ऑक्साइड और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण से ही कई लोगों की जान चली गई थी दम घुटने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि वह गलत है? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में है इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। यह बात तो सही है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र जो है होना चाहिए। चलिए दूसरा ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन सी में आइए। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यही गलती हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं बल्कि लोकसभा और विधानसभा के सदस्य करते हैं। अध्यक्ष नहीं, सदस्य चुनते हैं उसको। और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, यह भी सही है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत का राष्ट्रपति करता है, यही जो है असत्य है, गलत है यह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? क्वेश्चन यह कह रहा है कि वित्त विधेयक जो है लोकसभा द्वारा यदि स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा उसे कितना दिन तक अधिक से अधिक वह रोक सकता है? तो हो जाएगा अधिक से अधिक वह 14 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम जो है भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत और 36वें संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन डी है कि 42वें संशोधन के अंतर्गत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 32वें संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम को भारत का एक राज्य घोषित किया गया। और कब बना था? नहीं, सिक्किम जो भारत का एक राज्य बना था वह 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नहीं सी हो जाएगा। सिक्किम जो भारत का एक राज्य बना कब? तो 36वें संशोधन के अंतर्गत में। यदि यह पूछे कब बना तो 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को, 1975 ईस्वी को जो है सिक्किम जो भारत का एक राज्य बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? बोल रहा है साइमन कमीशन जो है भारत में पहली बार कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन पहली बार 1928 में भारत आया। क्वेश्चन यदि यह पूछ दे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ तो हो जाएगा 1927 ईस्वी में। कब? तो 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटेन में ही। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि साइमन कमीशन का विरोध किसने जताया था तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन पूछता भी है कि साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच दूरी होती है। बड़ी जो लाइन होती है उसमें दोनों पटरी के बीच की दूरी कितना होती है? 5.5 फीट होती है। 5.1/2 इतना फीट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5.5 फीट होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एस्परांटो क्या है? लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है, स्पेन का बंदरगाह है, एक खेल का नाम है, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्परांटो जो है यह एक स्पेन का बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन का एक बंदरगाह नगर है यह एस्परांटो। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे सिडनी कहाँ का बंदरगाह है, सिडनी जो है कहाँ का बंदरगाह है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह है। और क्वेश्चन यह पूछता है कि जकार्ता बंदरगाह जो है यह कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। जकार्ता जो बंदरगाह है वह इंडोनेशिया में है, जो उसका राजधानी भी है इंडोनेशिया, जकार्ता की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कौन 2 वैज्ञानिक हैं जिनका जन्म तो अमेरिका में हुआ लेकिन उसका परवरिश जो है जन्म भारत में हुआ लेकिन वह उसका परवरिश अमेरिका में हुआ, वहाँ के नागरिक बने वो। ऐसा है हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो काल है वह जुड़ा है ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से। आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व जो वह ब्राह्मण युग कहलाता है, ब्राह्मण युग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है
संगम युग में उर्यूर किस लिए विख्यात था? उर्यूर जो था वह किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगम युग में जो है उर्यूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसीलिए वह विख्यात था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्तनत काल के सिक्के, सल्तनत काल के जो है सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ऑप्शन ए में है चांदी, तांबा। ऑप्शन बी में है सोना, चांदी, तांबा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिक्के का जो टंका था वह सोने का भी था, सहगानी एवं जीतल चांदी, तांबा, ये सब का बना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए में अकबर, ऑप्शन बी में जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। दो अस्पा सिंह अस्पा जो है प्रथा जो है जहांगीर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जो है वह जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन यह पूछे कि जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? उसका बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? 1878 का जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था वह किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी में है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी में है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी में है वैलेंटाइन सिरोल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। क्वेश्चन यह पूछता भी है, यदि क्वेश्चन यह पूछे कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक कौन है? कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है? तो कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? कमेंट कीजिए आप लोग, 3 सेकंड देते हैं समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/1000 मिलीमीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर, या फिर एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ मीटर। ठीक है ना, एक माइक्रोन मिलीमीटर 10⁻³ मिलीमीटर। यदि यह पूछे एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है तो हो जाएगा उसका 10⁻⁶। एक माइक्रोमीटर 10⁻⁶। एक नैनोमीटर 10⁻⁹। यदि यह पूछे एक पिकोमीटर हो जाएगा 10⁻12 मीटर। एक फेम्टोमीटर हो जाएगा 10⁻15 मीटर, और एक एटोमीटर हो जाएगा 10⁻18 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत
2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में जो है कितने दांत जो है वह 2 बार विकसित होते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 दांत। 20 दांत जो है मनुष्य में 2 बार विकसित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ही ग्राम पंचायत के गठन के बारे में चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और अंतिम क्वेश्चन है यह। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? बता रहा है कि कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र करार दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमने 36 मिनट में 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किया हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, थैंक यू।